नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आ चुकी है जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि 2016 से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकली थी। तो अब उसमें यूपीएसआई दरोगा की वैकेंसी निकल चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके नोटिफिकेशन की और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं कि क्या एज मांगी है, योग्यता क्या है, अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लंबाई कितनी है, दौड़ कितनी मांगी है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे कि ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4200 ग्रेड पे के ये पद हैं। और इसमें कौन कौन से पद सम्मिलित हैं ज़रा देखिए। तो आप देख पाओगे 4200 ग्रेड पे में 9027 पद हैं दरोगा के, 484 पद हैं प्लाटून कमांडर के, और 23 पद हैं आपके जो फायर डिपार्टमेंट होता है उसमें जो दरोगा होते हैं उनके। और टोटल जो वैकेंसी है विद्यार्थियों वो है 9534। तो 9534 पदों के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, जिनमें अगर हम देखें दरोगा के पद कितने हैं तो विद्यार्थियों जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जो दरोगा के इसमें पद हैं वो जनरल के लिए हैं 3613, ईडब्ल्यूएस के लिए 902, ओबीसी के लिए 2437, एससी के लिए 1895 तथा एसटी के लिए 180। यानी दरोगा के जो टोटल पद हैं इसमें वो हैं 9027। तो 9027 तो केवल इसमें दरोगा के ही पद हैं। और यदि हम आगे देखें विद्यार्थियों तो अगर हम प्लाटून कमांडर की बात करें, जो पीएससी में प्लाटून कमांडर होता है, दरोगा की रैंक का ही होता है, उसकी जो टोटल पद हैं वो हैं 484। आप अपने वर्ग का देख सकते हैं, जनरल के लिए 194 यहाँ पर पद हैं और टोटल हैं 484। इसके अलावा यदि हम देखें तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी जो फायर डिपार्टमेंट में जो दरोगा का पद है उसके लिए भी यहाँ पर आए हैं, और उसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 23। तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ ये पद बहुत ही अच्छा होता है। फायर डिपार्टमेंट जो है काफ़ी अच्छा है, उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। क्योंकि सिविल पुलिस में पढ़ाई के लिए शायद उतना समय नहीं मिल पाता, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख पाओगे कि इसमें जो आवेदन शुरू हो रहा है, जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो शुरू होंगे 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू होगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। यानी पूरा महीना तो ये फॉर्म ही भरा जाना है। यानी आज से हम बात करें तो आज है 25 फरवरी है ना। अब पूरा मार्च आपके लिए बचा हुआ है और पूरा अप्रैल बचा हुआ है, यानी 2 महीने तो आपके पास यही हैं। इसके अलावा कम से कम 2 महीने बाद इसका पेपर होगा। तो मान के चलिए 4 महीने आपके पास तैयारी के लिए हैं आज से। तो बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाइए। यदि हम फीस की बात करें तो 400 रुपये की फ़ीस है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और भारत का नागरिक होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, हम सब लोग भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है। योग्यता की हम बात करें तो आप देख पाओगे कि योग्यता इसमें क्या है विद्यार्थियों। तो योग्यता चाहिए स्नातक। ठीक है, स्नातक की डिग्री चाहिए, स्नातक की उपाधि हो, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आपको स्नातक की डिग्री चाहिए होगी। और यही योग्यता जो है सभी पदों के लिए है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि वे सभी लोग जो अपने स्नातक स्तर की अंतिम वर्ष में हैं, यानी बीए थर्ड ईयर में हैं या बीएससी थर्ड ईयर में हैं, तो वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे सभी लोग जो स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं वो इसमें फॉर्म डालने के पात्र नहीं होंगे। यानी अपीयरिंग वाले कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें आगे तो अगर हम एज की बात करें कि इसमें एज कितनी चाहिए, तो एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं कि क्या हम इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखो, एज जो इसमें मांगी है वो है 21 से 28। 21 से 28 वर्ष के सभी लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और अगर हम बिल्कुल डेट की बात करें यहाँ पे, तो हर वो व्यक्ति जिसका जन्म जुलाई 1993 से लेकर जुलाई सन 2000 के बीच में हुआ है, यानी हर वो व्यक्ति जिसका जन्म 1993 जुलाई से लेकर सन 2000 जुलाई के बीच में हुआ है, हर वो व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल पाएगा। ठीक है। तो अगर आपका जन्म जुलाई 1993 से लेकर जुलाई सन 2000 के बीच में है तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। यानी 21 से 28 वर्ष की इसमें जो है आयु मांगी है।
इसके अलावा छूट तो मिलती ही है इसमें, जो भी SC ST के लिए छूट का प्रावधान है वो इसमें भी लागू होगा। ठीक, इसके अलावा यदि हम आगे देखें तो ये जो परीक्षा है विद्यार्थियों, ये ऑनलाइन होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। पहले कभी परीक्षा जो है पुलिस की वो ऑनलाइन नहीं हुई है, ऑफलाइन हुई है। तो यहाँ पर जो परीक्षा है ये ऑनलाइन होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी यूपी पुलिस हाईटेक हो रही है। और इसमें जो पेपर में क्या क्या आएगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 100 नंबर में हिंदी देखने को मिलेगी, 100 नंबर में GS देखने को मिलेगा, 100 नंबर में आपको मैथ और मैथ देखने को मिलेगा। ठीक है, और 100 नंबर में आपको देखने को मिलेगी मानसिक अभिरुचि परीक्षा, यानी रीजनिंग आपको देखने को मिलती है 100 नंबर में। यानी टोटल 400 अंक का ये पेपर होगा, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे। इसके अलावा चूंकि ये पेपर ऑनलाइन होगा तो काफ़ी सारी पालियों में होगा, इसीलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ध्यान रहे, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा, तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में आपको प्रत्येक विषय में 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यानी जैसे हिंदी में आपको 35% नंबर लाने पड़ेंगे, GS में 35% लाने पड़ेंगे, रीजनिंग में और मैथ में सभी में 35%, और ऑल ओवर आपको कम से कम 50% अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक विषय में 35% और ऑल ओवर 35% आपको अंक लाने होंगे। यदि आप 35% नहीं ला पाए किसी भी विषय में, 34% लाए या 30% लाए, तो आपको परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाएगा। और ऑल ओवर आपको कम से कम 50% नंबर, यानी 400 अंक का है तो 200 अंक तो लेके आने ही आने हैं कम से कम, और उसके बाद मेरिट बनेगी। यानी अगर इससे कम है तो फिर आप मेरिट से वैसे ही बाहर हो जाओगे, आपको फेल मान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। अब आगे बढ़े यहाँ पर अगर हम, तो हम देखते हैं इसमें फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या मांगा है। तो विद्यार्थियों, इसमें पुरुषों के लिए जो ऊंचाई मांगी है वो है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई मांगी है। और ये जनरल, OBC और SC के लिए है। अगर हम ST कैंडिडेट की बात करेंगे तो उनको लंबाई में छूट है, उन्हें 160 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी गई है। इसके अतिरिक्त यदि हम सीना इसमें देखें तो इसमें सीना का फुलाव भी मांगता है। तो देखिए, आपको कम से कम जो सीना आपका होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और फुलाव जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर का हो। तो कम से कम 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव। यानी अगर आपका सीना 79 है तो आपको 84 उसे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये न्यूनतम है, 79 जो है न्यूनतम है। मान लो आपका सीना 90 है तो भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, तो आप 95 उसे करिए। आपका 100 है तो आप 105 कर दीजिए। यह आपके ऊपर है, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सीना 100 है, 200 है, 500 है, कितना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये चाहते हैं 79 कम से कम हो और 5 सेंटीमीटर फुलाव हो। तो ये बहुत सामान्य चीज़ है, सभी लोग इसमें फिट होते हैं। महिलाओं के लिए हम बात करें तो महिलाएं भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं विद्यार्थियों। तो महिलाओं की जो लंबाई है यहाँ पर वो है 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए लंबाई है। और ये जो लंबाई है ये जनरल, OBC और SC महिलाओं के लिए है। और जो ST वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए लंबाई में छूट है, उनके लिए 147 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को वज़न भी यहाँ देखना पड़ेगा, तो कम से कम आपका वज़न 40 किलो होना चाहिए। तो अपने आप को मेंटेन रखिए, खाइए पिए अच्छे से, जिससे आप इसमें फिट हो सकें। इसके अलावा चूंकि दरोगा परीक्षा है तो फिजिकल भी होता है इसमें, तो इसमें दौड़ भी मांगते हैं। पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो है 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो दौड़ है विद्यार्थियों वो है 2.4 किलोमीटर की 16 मिनट में। अब ये जो दौड़ है ये केवल अहरकारी है, यानी इसका कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा, ये केवल आपको पास करनी है। आप चाहे 25 मिनट में कर लो, 26 मिनट में कर लो, या पूरे 28 मिनट में ही करो, या आप 10 मिनट में कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पास करना है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ये आरक्षण के बारे में है, ये हमारे किसी काम का है नहीं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा आगे बढ़ने पर हम यहाँ देख पाएंगे और क्या क्या जानकारी है हमारे पास। चलिए, तो आगे बढ़ने पर अब यहाँ हम देख पा रहे हैं इसका डिटेल में पाठ्यक्रम क्या है।
तो विद्यार्थियों इसमें देखिए, जैसा कि हम ऊपर ही देख के आए हैं कि 100 नंबर की हिंदी है, 100 नंबर का जीएस, 100 नंबर का रीजनिंग और 100 नंबर का मैथ। अब हम इनका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हिंदी में यदि हम बात करें, हिंदी में तो हिंदी में भाषाओं के बारे में है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध शब्दों का चयन, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, यानी हिंदी का जितना भी सिलेबस होता है वो सब इसमें कराया गया है। चलिए, इसके अलावा जीएस में यदि हम देखें विद्यार्थियों, तो जीएस में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो जीएस में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो। तो भारतीय दंड विधान तथा दंड विधान प्रक्रिया, यानी मूल विधि में यह हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एससी एसटी के जो सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी जो प्रावधान है उनके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। यातायात संबंधी प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी एक्ट, साइबर अपराध, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में पूछेगा, जो कि पुलिस के सिलेबस में होती ही हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों आपके लिए संविधान, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो करीब करीब पूरा का पूरा संविधान ही आपको इसमें पढ़ना होगा, भले इसमें चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन संविधान से अच्छे सवाल आपसे पूछेगा, अच्छे सवाल। इसके अलावा जीएस में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, कंप्यूटर, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये सारी की सारी चीज़ें जीएस में आती हैं, नॉर्मल है ये। इसके अलावा यदि हम मैथ में देखें, तो मैथ में जो बेसिक सिलेबस है वही है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव है, अनुपात समानुपात, लघुत्तम समावर्तन, परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, ब्याज, पार्टनरशिप, औसत, चक्रवर्ती ब्याज, कार्य समय, समय दूरी, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं। मानसिक योग्यता में यदि हम देखें, तो मानसिक योग्यता में तार्किक आरेख, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान, आंकड़ों का विश्लेषण, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि में यदि हम देखें तो मानसिक अभिरुचि के दो हिस्से हैं। इसमें देखिए, पहली जो चीज़ है वो तो पुलिस अभिरुचि से जुड़ी हुई एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होगा इसमें, जिसमें कुछ सवाल आपसे अपराध नियंत्रण से, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ठीक है ना, अनुकूलन की क्षमता की किस स्थिति में आप क्या करेंगे, पुलिस प्रणाली क्या होती है, व्यवसाय के प्रति रुचि, समकालीन मुद्दों पर कानून व्यवस्था, मानसिक दृढ़ता, ये सारी चीज़ें आएंगी। अल्पसंख्यक तथा अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता या लैंगिक संवेदनशीलता पे आपसे सवाल पूछेगा। इसके अलावा जो है रीजनिंग का एक डिटेल सिलेबस है इसमें, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। वो सारे टॉपिक जो रीजनिंग में आते हैं, चाहे रक्त संबंध हो, चाहे क्रम परीक्षण हो, वैन आरेख, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सारा का सारा जो आपका रीजनिंग में सिलेबस होता है पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। रीजनिंग एक अच्छा रोल प्ले करती है। यदि हम पुरानी परीक्षाओं की बात करें तो रीजनिंग पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी अच्छी आई थी, काफ़ी सारे लोग फेल भी हो गए थे रीजनिंग में जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है विद्यार्थियों। अब यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इसका ऑफलाइन बैच जो है शुरू करेंगे। ऑफलाइन बैच जो है इसका शुरू होगा हमारी ऑफलाइन एकेडमी, जो कि है एक एकलव्य एकेडमी कासगंज, वहाँ पर इसका एक विधिवत बैच चलेगा। यदि आप कासगंज के आसपास के क्षेत्रों के हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे विषयों की विधिवत क्लासें चलाई जाएंगी। यदि आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।